जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, तो पीईटी एग्जाम के लिए भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी होगा। ये जो आपकी थ्योरी होगी 2 वीडियो में कंप्लीट कराई जाएगी। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखना। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की। अगर भारतीय संविधान की आप बात करोगे तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। इसके अलावा 63,92,729, ठीक है, कहीं कहीं आपको 96 मिल जाता है। ठीक है, 63,92,729 रुपये का खर्च भी आया था। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग समितियों का गठन हुआ, जैसे संचालन समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, संघीय समिति हो गया, अल्पसंख्यक समिति हो गया। ठीक है भाई, संविधान सभा के निर्माण के लिए इन सब की जरूरत पड़ी थी। तो चलिए देखते हैं कि भाई भारतीय संविधान का आखिर में निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान दीजिएगा। तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों पर किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों पर किया गया था। तो भाई संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो आप कहोगे जुलाई 1946 में गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, इसकी पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी पहले बैठक में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, अपना उद्देश्य का प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए यही है आगे। ध्यान देना, जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, पहली बैठक का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, पहली बैठक का क्या किया, विरोध किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, चलिए आगे अगर इसी में बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। संविधान क्या लिखा है कि भाई संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो भाई प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अतिरिक्त कौन कौन थे, N.G. अयंगर, A.K. अय्यर, ठीक है, उसके बाद K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एवं D.P. कृष्णमाचार्य थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित कर दिया गया। और याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हुई संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। इसके पश्चात ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी कि इसी दिन बन के तैयार हो गया था। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अनुसूची कितना हो गया है, तो 12 हो गया। कितना हो गया है, 12।
संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें आप प्रस्तावना में पढ़ोगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विभक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की बंधुता एकता बढ़ाने वाली आज हम एकत्रित होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपका प्रस्तावना है, ठीक है। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसके बाद देखना, संविधान के स्रोत की बात करोगे। स्रोत का मतलब भारतीय संविधान में जो मैक्सिमम चीजें हैं वो अलग अलग देशों से लिया गया। जैसे अगर कहा जाए संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है जिस प्रकार से की जाती है किस देश से लिया गया है? तो अफ्रीका से, ठीक है। न्यायालय की व्यवस्था तो यूएसए से लिया गया, ठीक है। तो चलिए यही देखते हैं कि भाई स्रोत क्या क्या है, कहाँ से क्या क्या लिया गया। पहले बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो संसदीय शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनी व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। यूएस से यानी कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां और राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कनाडा से बात करें तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया था। इसी में आगे बात करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि भाई आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया? तो भाई आयरलैंड से लिया गया था। चलिए इसी में आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? जर्मनी के संविधान से क्या? तो आपातकाल लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो भाई याद रखिएगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य संबंध भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लिया गया? तो याद रखिएगा गणराज्य। रूस से तो मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग संविधान की विशेषताएं की बात करें कि भाई क्या क्या खास खास विशेषता, तो देखो लिखित एवं लोक निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? लिखित और लोक निर्मित है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, दूसरी विशेषता की आप बात करोगे, दूसरी विशेषता क्या है कि भाई यहाँ पे जो लिखा ना, विभिन्न संविधान से उद्धित है। विभिन्न संविधान से उद्धित है कहने का मतलब भारतीय संविधान जो बना है विभिन्न देशों के संविधान से कुछ कुछ पार्ट लिया गया। जैसे अभी आपने कहा कि भाई प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इसको बोलते हैं विभिन्न संविधान से उद्धित, यानी कि कई सारे देशों के संविधान से ये मिलके बना है। अगला है नम्य एवं अनम्य का मिश्रण, यानी कि जो भारतीय संविधान है ना, ये अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है। इसमें संशोधन करना आसान होता है, ठीक है। चलिए अगला विशेषता क्या है? तो ध्यान देना, सर्वाधिक लंबा एवं विस्तृत संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा जनता की संप्रभुता है, ठीक है। जनता की क्या है? संप्रभुता भी, यानी कि लोकतंत्र गणतंत्र जिसको बोलते हैं। इसके अलावा देखना गणराज्य भी है। गणराज्य का मतलब लोगों का राज्य। पंथ निरपेक्ष है, यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वहाँ के नागरिकों का होगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉइंट क्या है? मूल संविधान में वयस्क मताधिकार हेतु 21 वर्ष थी। यानी कि जो पहले संविधान बना था उसमें अगर आपको मतदान करने कहीं भी जाना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। परंतु याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं फंडामेंटल
ड्यूटीज की, मूल कर्तव्य का। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल कर्तव्य सन्निहित किए गए हैं। ठीक है, क्या मूल कर्तव्य सन्निहित किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, जिनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के साथ बातों के साथ साथ मूल कर्तव्य के शीर्षक के भाग को भी जोड़ा गया था। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करोगे तो भाई भाग 4, ठीक है, भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 36 से 51 में आता है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया तो याद रखिएगा आयरलैंड से ये लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखना, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र भी इसकी एक क्या है, ध्यान देना, भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसद के 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर भाग की बात करेगा तो आप कहिएगा 3, क्योंकि भाई राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है। चलिए, संघात्मक राज्य व्यवस्था क्या होता है तो ध्यान देना, भारतीय संविधान द्वारा देश में संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित की गई है। संघात्मक व्यवस्था में सरकारें 2 प्रकार की होती, केंद्र सरकार अथवा संघ सरकार, तथा दूसरा क्या होता है, राज्य सरकार। ध्यान देना, संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंट मात्र अथवा उसके अधीनस्थ नहीं होती है, बल्कि दोनों सरकारों के मध्य कार्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन होता है। केंद्र तथा राज्य सरकार सामान्यतः एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करोगे तो भाई और कुछ पॉइंट, जैसे क्या पॉइंट है कि संविधान में सरकार की शक्तियों को विभाजित करने के उद्देश्य से शासन संबंधी विषयों को 3 सूचियों में रखा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान देना, यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्र की निष्पक्ष न्यायिकता भी है। ठीक है, और भाई एकल नागरिकता की बात करें, एकल नागरिकता है, त्रिस्तरीय शासन है। ठीक है, चलिए इसके अलावा संविधान के भाग की बात कर लेते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 1 क्या है तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 क्या है, नागरिकता 5 से 11। भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग जो है 4 का क्या है तो भाई ये इसमें रखा गया है मौलिक कर्तव्य, और 51 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का में इसको रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भाग 5। तो भाग 5 में आप बेसिकली याद रखिएगा, भाग 5 में क्या है तो भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में आपका क्या है, राज्य सरकार। ठीक है, अगर भाग 7 की बात करोगे तो भाई 7 में क्या आएगा तो याद रखिएगा संघ राज्य क्षेत्र। 8 में क्या, पंचायत। ठीक है, सॉरी 8 में क्या, पंचायत। उसके बाद आपका देखना यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दिया 8 नहीं रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, ये 9, हाँ 9 है, सही है, सही है, 9 ही रहेगा। 9 में आपका पंचायत, 9 का है नगर पालिका, और 9 का क्या है, सहकारी समितियां। भाग 10 में क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। और भाग 11 में क्या है तो संघ राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं तो जो भाग 13 है, भाग 13 की बात करोगे तो भाई ये इसमें क्या आता है तो याद रखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यिक एवं समागम। भाग 14 की बात करोगे तो आपका आएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, आगे देखना तो अधिकरण है 14। 15 की बात करोगे, भाग 15 में क्या, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329, ये याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत का 5 याद रखिएगा, 5 भाग, 1 2 3 4 5। उसके बाद भाग 15 भी याद रखिएगा। इसके बाद भाग 17 याद रखिएगा, जिसमें राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 है। भाग 17 के बाद याद रखिएगा भाग 18 भी आपको याद रखना। 18 में क्या है, आपातकाल। ठीक है,
और भाई ये भाग 20 आपका जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ पॉइंट की बात करते हैं। तो भाई अनुसूची है, क्या है, अनुसूची है। तो पहले कितना था, 8, अभी वर्तमान में कितना है, तो 12 अनुसूची। प्रथम में क्या है, तो याद रखिएगा सभी राज्यों के बारे में बताया गया, ठीक है। दूसरी में क्या है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है। तीसरे की बात करें, तीसरी अनुसूची में क्या है, तो याद रखिएगा जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी है ना, उनके शपथ से रिलेटेड, किसके, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में है, शपथ के बारे में, याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है, तो याद रखिएगा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी में क्या है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति। छठवीं में क्या है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लिए विशेष प्रावधान। सातवीं में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात है, जिसमें आपका क्या आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आता है, ठीक है। जैसे देखना, एक आपका आता कौन सा, संघ। संघ में पहले कितना था, 97 था, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना, 100 है। राज्य सूची में 66 विषय था, अभी 61 है। और समवर्ती सूची में 47 था पहले, अभी 52 विषय है, ठीक है। याद रखिएगा के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस में है, तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में आता है। इसके बाद देखना 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं में क्या है, तो भाषा है, क्या है, भाषा है। अगर इसकी बात करोगे तो मूल संविधान में पहले कितनी थी, तो 14 भाषा थी। अभी वर्तमान में कितना है, तो 22 भाषा, ठीक है। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा मूल रूप से 14, फिलहाल कितना है, 22। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका नवा अनुसूची जुड़ा, नवा अनुसूची जुड़ा, तो ध्यान देना इसमें क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, क्या, केवल सिंधी जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत, ध्यान देना 71वां संविधान के संशोधन के, देखो सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21वें के बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया, कौन कौन सा, तो आपका हो जाएगा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो भाई पहले एक भाषा जुड़ा सिंधी, फिर उसके बाद 3 आपका जुड़ा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उसके बाद मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो अभी वर्तमान में कितना हो गया, संविधान में 22 भाषा हो गया, ठीक है। चलिए अगर 9वीं की बात करें ना, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था, भूमि सुधार, ठीक है, से रिलेटेड ये है। आगे देखिएगा जो भाग 10 है, 10वें में क्या है, तो याद रखिएगा दल बदल पर रोक, क्या है, 10वें में, तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहरता के बारे में उपबंध है, ठीक है। 11वीं में क्या है, तो याद रखिएगा पंचायत, 11वीं में क्या है, पंचायत। 12वीं में क्या है, तो याद रखिएगा नगर पालिका, ठीक है। 11वीं में क्या है, पंचायत, 12वीं में क्या है, नगर पालिका, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये भाई ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान देना कैसे नागरिक बन जाएंगे, जन्म से जिसको भाई 26 जनवरी 1950 या इसके बाद जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होगा, भाई अपनी इच्छा से त्याग दे, ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, या सरकार द्वारा नागरिकता छीन ले जाए, ठीक है। तो ये उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसी में कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मौलिक अधिकार की, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो ये आपका आता भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। जैसे देखना संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। ये अधिकार न्याय संगत है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। जो कि मौलिक अधिकार पहले कितना था, 7 था, अभी वर्तमान में कितना है, तो भाई वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। कितना है,
6 मौलिक अधिकार। जैसे देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई जो आपका आठवां, ठीक है, कितना मौलिक अधिकार है अभी वर्तमान में? 6। पहले था 7 मौलिक अधिकार और सातवां क्या था? संपत्ति का अधिकार। परंतु उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा काट के अनुच्छेद 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया है। तो अभी कितना है? 6 मौलिक अधिकार। और मूल संविधान में कितना था? तो 7 था। देखना, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29, 30 और जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 32 में है। आगे देखना आपका क्या है, तो भाई मौलिक कर्तव्य। तो ये ध्यान देना, भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान पूर्व सोवियत रूस यानी कि रूस से ये लिया गया। और इसके अलावा ध्यान देना, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर क्या रहेगा आपका? 42वां, ये 24 नहीं रहेगा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे लागू किया गया था। यह अनुच्छेद 51 का, ठीक है, 51 रहेगा, ठीक है, सॉरी हाँ 51 का ही रहेगा। तो इसे अनुच्छेद 51 का में रखा गया। किसमें? 51 का में। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत भारतीय नागरिकों को 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। इनमें पूरी की संख्या कितनी थी? 10। ठीक है, पहले मौलिक कर्तव्य कितना था? 10। अभी वर्तमान में है 11। कैसे जुड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत एक मौलिक अधिकार और जुड़ गया। तो अभी कितना है? 11। कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये आपका है 11वां मौलिक कर्तव्य। इसके बाद देखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का में इसे रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसे रखा गया है और इसे ध्यान देना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको पता होना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 39, क्या है? अनुच्छेद 39 है, तो क्या इसमें में राज्यों का यह कर्तव्य कि वे समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। 44 क्या है? राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करेगा। 45 में क्या है कि भाई राज्य को निर्देश दिया गया कि वह 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन दे तथा गोवध पर प्रतिषेध करे। 48 में क्या? पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा है। 51 में क्या है? तो याद रखिएगा आपका 51 में क्या अनुच्छेद? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। किसमें? अनुच्छेद 51 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखना आगे बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? संघीय कार्यपालिका की। तो भाई सबसे पहले आते इसमें तो राष्ट्रपति आते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में निहित होती हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह राष्ट्र का प्रथम नागरिक हो जाता है, ठीक है, यह माना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या करनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु, उम्मीदवार को लोकसभा बनने योग्य हो, उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य या किसी भी सरकार द्वारा नियंत्रित किसी लाभ पद पर ना हो, और वेतन जो इनका 5 लाख रुपये महीना होता है। और भाई इनको हटाने के लिए क्या? महाभियोग प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है? महाभियोग प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 है, ठीक है। आगे देखना कार्य एवं शक्तियां इनकी क्या है। तो सबसे पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युत, शासन संचालन शक्ति, इसके अलावा सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि इनका काम है। अगर विधायी शक्तियों की बात करें तो जैसे विधायी क्षेत्रों का प्रकाशन, ठीक है, प्रशासन हो गया, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आदि। और संकटा, ठीक है, संकटालीन शक्तियां क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें तो भाई इनको शक्ति प्रदान किया गया है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लगाने का। जैसे भाई राष्ट्रीय आपात किसमें है? तो अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में,
और भाई जो आपका क्या है वित्तीय आपात, ठीक है, ध्यान देना। राष्ट्रीय आपात क्या है 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात क्या है 360 में। राष्ट्रीय आपात तो अब तक भैया 3 बार लग चुका है, ठीक है, 3 बार लग चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। राष्ट्रपति शासन हर एक राज्य में लगभग 100 बार लग चुका है, ठीक है, हर एक राज्य में कुल मिला जुला के 100 बार से ज़्यादा लग चुका है। और वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते भारत में आपातकाल की घोषणा कब कब हुई थी। तो 1962 में पहली बार हुई थी, ठीक है, 1962 में, अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय। फिर 1971 में हुई, कब, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। 1975 में हुई थी, ठीक है, तीसरी की कब हुई थी घोषणा, तो 1975 में, ठीक है। चलिए भारत के राष्ट्रपतियों की बात कर लेते हैं। जैसे देखो कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं। पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला, और वीवी गिरी हैं फखरुद्दीन अहमद अली, वीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसी में आगे बात करोगे तो और कौन कौन से आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हाँ, के आर नारायण, अगर ये कौन आएंगे राष्ट्रपति, के आर नारायण, और 2012 में अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद। 29 दिसंबर 2018 के अनुसार है ये, ठीक है। चलिए आगे जो हमारे व्यक्ति आते हैं वो आते हैं उपराष्ट्रपति आते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 63, कौन सा अनुच्छेद 63, ये व्यवस्था करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु ध्यान देना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह 4 लाख वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं, तो ध्यान देना ये भी आपका क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे देखना अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगला देखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी होता है। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इनके प्रथम अध्यक्ष भी थे। 1947 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसके अलावा भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पे देखना कुछ मंत्रियों के नाम है, प्रधानमंत्रियों के नाम, इसको आप भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये है प्रधानमंत्रियों के नाम। चलिए आगे जो आपका आ जाता है संसद आ जाता है, क्या आता है, संसद यानी कि पार्लियामेंट। अगर इसकी आप बात करोगे तो याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला, क्या याद रखो, सरला, यानी कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये अनुच्छेद आपका 79, ठीक है, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, ठीक है। तो सरला करके याद कर सकते हो, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 हो जाएगा। देखना यहाँ पे अगर हम लोग पार्लियामेंट यानी कि संसद की बात करोगे तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा या संसद का उच्च सदन है, राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। अनुच्छेद 80, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिनमें 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों में तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आगे देखना अगले पॉइंट की, कला साहित्य और विज्ञान समाज में, कला साहित्य और विज्ञान समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, और ये अस्थायी सदन है। 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में छुट्टी लेते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है, कितनी है,
31 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 100 सीटें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा बनने की योग्यता क्या क्या होगी राज्यसभा सदस्य बनने का, तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष हो, केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी लाभ पद पर ना हो। यहीं पे बात करें तो लोकसभा, तो भाई अनुच्छेद 81 में इसके बारे में 522 टोटल जो है सीट है, ठीक है, जिसमें 545 अभी वर्तमान में यूज किया जा रहा है। 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों में से ही चुना जाता है, जिसे सदन का अनन्य अधिकार प्राप्त है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है। और ध्यान देना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार, ठीक है, 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा के कार्यकाल होता कितने सदस्यों का, 5 वर्ष। बनने की योग्यता क्या क्या है, तो भैया भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष एज होनी चाहिए और किसी लाभ पद पर वह नहीं होना चाहिए। यहीं पे बात कर लेते हैं राज्यपाल की, तो याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। सैलरी की बात करोगे लगभग 3.50 लाख है, ठीक है, 3.50 लाख है। इसके अलावा राज्यपाल के अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें, राज्यपाल की किसकी कार्यकाल, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। क्या क्या योग्यता बनने का, नागरिक को भारत का 35 वर्ष पूरी हो चुका हो और किसी लाभ पद पर ना हो। राज्यपाल राज्य के विधान विश्वविद्यालयों द्वारा कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के राज्य विद्यालयों में कुलपति को भी नियुक्त करता है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत 1965 में राज्यपाल पद का नाम कर दिया गया, ठीक है। आगे देखना इसी में है कि भाई राज्यपाल, ठीक है, क्या लिखा है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता, प्रधानमंत्री। और स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में विधानसभा में, धन विधेयक में तथा सदन राज्यपाल की अनुमति पर ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आगे देखना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की अगर बात करोगे तो भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है, और अन्य मंत्री की नियुक्ति वो राज्यपाल से सिफारिश करता है, फिर राज्यपाल क्या करता, अन्य की नियुक्ति करता है, ठीक है, अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। चलिए इसके अलावा देखना, राज्यपाल के सभी अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद ही करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाता है तथा राज्यपाल भी अपना कोई संदेश मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के रूप से ही पहचानता है। इसके अलावा विधानमंडल में देखोगे तो भाई विधानमंडल क्या होता है, भाई राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से होता है। राज्य विधानमंडल को उच्च सदन तथा विधानसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग विधान परिषद की, ठीक है, विधान परिषद की। भाई इसमें अगर आप देखोगे ना, क्या है, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक है। कौन सा सदन होता है, उच्च सदन। किसी भी राज्य की विधानसभा का गठन विधानसभा की सहमति से संसद द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या संबंधित राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है तथा इसका विघटन जो है नहीं होता है, ठीक है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, विधान परिषद का कार्य सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके अलावा देखना विधानसभा की अगर आप बात करोगे तो भाई क्या है, विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य
रह सकते हैं। ठीक है, कितने? 500 सदस्य रह सकते हैं। चलिए इसी में अब लोग आगे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे न्यायपालिका की, किसकी बात कर लेते हैं? न्यायपालिका की। तो ध्यान देना, न्यायपालिका की अगर आप बात करोगे तो भाई अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में संविधान के इसे अनुच्छेद के तहत कुल 8, कितना? कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। कितने न्यायाधीशों की? 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य थे। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता एवं शक्तियों का विनिमय करने, विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1946 में कितने थे? 1986 में। तो 1886 में कितने थे? तो 1996 में न्यायाधीश कितने थे? 26। ठीक है, और फरवरी 2009 में तो भाई 31। अर्थात वर्तमान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या 30, अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश। अगला देखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये किसके अनुसार होता है? अनुच्छेद 124 के अनुसार। और भाई ध्यान देना, न्यायाधीशों की योग्यता, योग्यता कितनी होनी चाहिए न्यायाधीश बनने का? तो भाई भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक शिक्षा न ग्रहण किया हो। ठीक है, सॉरी, 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो, अथवा 10 वर्ष तक उन्होंने क्या किया हो? वकालत किया हो। तो वही जो हो जाएगा क्या? न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाएगा। आगे देखना, न्यायाधीशों की पदावधि। तो ये माना जाता है लगभग 65 वर्ष की आयु तक माना जाता है। राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। शपथ की अगर बात करें तो भाई न्यायाधीश को राष्ट्रपति तथा अथवा इनके नियमित नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है भाई, न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस भी है, वेतन भत्ते भी हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लिएगा, पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 124, ये क्या कहता है? उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। 125 क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। 126 क्या है? तो कार्यकारी मुख्य अधिकारी नियुक्ति। 127 क्या है? तो भाई तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 क्या है? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में। ठीक है, और 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश की पुनर्लोकन की शक्ति। 141 में क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। 144 में क्या है? तो क्षेत्र के सभी सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है, किसकी सहायता से कार्य करेंगे? तो उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आपका जो आता है उच्च न्यायालय आता है। उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस उनका भी है। अगर न्यायाधीशों के पदावधि की बात करोगे तो भाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सभी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम पदावधि तय नहीं किया गया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक दो पॉइंट और है। जैसे कह दिया जाए आपसे कि भाई कार्यकाल, क्या लिखा? कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। शपथ की बात करें तो पद ग्रहण करने के पूर्व संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल अथवा इससे निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना पड़ता। क्या शपथ है? लेना पड़ता है। अभी वर्तमान में इंडिया में कितना है? तो 25, कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। इस पोर्शन को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, जो आपका 25 उच्च न्यायालय हैं। तो भाई कितने हैं? तो याद रखिएगा 25। जो आंध्र प्रदेश अमरावती आपका आया 25 वाला। तो आई होप आपको ये मैराथन पसंद आई होगी। तो भाई यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं इसके थ्योरी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्योरी के पार्ट 2 के साथ। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।